आज के शो में। IMF से पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात, क्या मजीद कठिन फैसलों का वक्त? क्या अवाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारी? बेरोजगारी, महंगाई की नवीद? टैक्स अहदाफ के हुसूल पर IMF ने भी सवालात उठा दिए। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सफ़ान खान। नाज़रीन, अक्सर हम पे मीडिया पे हुकूमती अरकान से जब बात होती है तो वो तनकीद करते हैं कि यार आप लोग बहुत नेगेटिव बात करते हैं, आप लोग सही पिक्चर नहीं पोर्ट्रे करते। तो मैंने कहा आज प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए, क्योंकि मईशत के ऊपर जब हम बात करते हैं तो ठोस शवाहिद और फैक्ट्स की बुनियाद पर बात करते हैं, तो कुछ शवाहिद और जो इस वक्त फैक्ट्स हैं वो मैंने सोचा कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से या फिर जो गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या है, क्योंकि हम सब तो परेशान हैं। हम सबसे मुराद मेरी है कि कोई भी आम आदमी, वो आप ये नहीं कह सकते कि आप उसको बोलें कि रिजर्व 20 अरब डॉलर पे चले गए तो वो कहेगा उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ रहा है, मेरी जेब पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, वही मुझसे सवाल पूछेगा। कोई भी आदमी पूछेगा कि आपका करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया या बढ़ गया, वो कहता है जी मुझ पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। कोई आम आदमी तो नहीं मुतमईन है, लेकिन हुकूमत मुतमईन है। अब मैं उनसे पूछता हूँ कि क्यों मुतमईन है, तो मुझे उन्होंने बताया 2-3 वजूहात। उन्होंने कहा जी हमारी जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, यानी ताकत की जो वजह है वो ये है कि एक तो हमारे जो टैक्स अहदाफ हैं वो हमने इस जो क्वार्टर है उसमें 180 अरब रुपए ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया, और ये जो हम अहदाफ है 5800 अरब के, वो हम बड़े आराम से और इसी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ के साथ हम IMF से बात करने जा रहे हैं। और दूसरी वो बात बताते हैं कि सर्कुलर डेट है, यानी ये जो गर्दिशी कर्जों का हम जिक्र करते हैं पावर सेक्टर में, जो बिजली का बिल और तमाम चीज़ होती है, कहती है वो पिछले साल 85 अरब था, इस साल कम होकर 17 अरब रुपए रह गया है। तो ये हमारी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है कि हमने 2 चीज़ें अचीव की हैं। और आगे अगर मुस्तकबिल के हवाले से पूछो उनसे, तो कहते हैं एक्सपोर्ट्स में हमें एक्सपोर्टर्स हमें बता रहे हैं, हुकूमत कह रही है हमें एक्सपोर्टर्स बता रहे हैं कि हम एक्सपोर्ट्स अभी 1.5 अरब डॉलर है तो हम 2 अरब डॉलर महीना पे ले जाएंगे कुछ माह में। वो कहते हैं हमारे रेमिटेंसेज जो हैं वो 30 अरब डॉलर पहुंच सकते हैं, एक्सपोर्ट्स 30 अरब डॉलर पहुंच सकते हैं। तो एक्सटर्नल साइड पर भी हम कंफर्टेबल हैं कि हम करंट अकाउंट डेफिसिट को, यानी जो खसारा है उसको कंट्रोल कर लेंगे। और तीसरी चीज़ मैं पूछता हूँ जी कि बेरोजगारी का क्या होगा, माशी तरक्की का क्या होगा, तो वो कंसर्न है आपको, क्योंकि आप हर चीज़ को कह रहे हैं कि सब सही है। तो वो कहते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो इसलिए आ जाएगी कि एग्रीकल्चर सेक्टर की आपने देखा है कि बेल्स की प्रोडक्शन क्या रही है, कॉटन बेल्स की जो टारगेट से ज़्यादा जा रही है। फिर वो आगे से कहते हैं कि उसके अलावा 2-3 क्रॉप्स के नाम और गिनाते हैं कि ये शुगर केन है और राइस है कि बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं, और ये तमाम चीज़ें मिल मिला के GDP ग्रोथ को बूस्ट कर देंगी, और आपकी ग्रोथ भी जो है वो ओवरशूट कर, लफ्ज़ इस्तेमाल होता है ओवरशूट कर जाएगी, यानी ग्रोथ की जो प्रोजेक्शन है उससे ज़्यादा ग्रोथ हो जाएगी इस माशी साल में। तो ये सारे अहम पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। मैं इसलिए रख रहा हूँ कि हुकूमत का ये मौक़िफ़ है जो हमारे सामने आता है। बाकी हालात जो हैं वो आप सबके सामने हैं। मैं हालात शुरुआत करते हुए शहबाज शरीफ साहब लीडर अपोजिशन वो क्या कह रहे थे, माशी हालात और महंगाई सुन लेते हैं, फिर कुछ तज्ज़िया और तबसरों पर आएंगे। पहले शहबाज शरीफ साहब की बात सुनते हैं। मुल्क के अंदर जो इस वक्त बदतरीन सूरत हाल है, महंगाई के हवाले से, कमर तोड़ महंगाई उसके हवाले से, और आए दिन बिजली गैस के जो बम की तरह बम गिराए जा रहे हैं, बिजली के बिल, गैस के बिल, और आटे और चीनी की जो कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। लाखों लोग इस वक्त बेरोज़गार हैं। अच्छा, जो शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं ये शायद आप कह सकते हैं कि मैं नहीं कहता कि मैं किसी पॉलिटिकल ओपिनियन की बात कर रहा हूँ, लेकिन ओवरऑल आप देखें तो यही सूरत हाल है, महंगाई वगैरह ये सब चीज़ें। मैं इसलिए सुना रहा था कि इसके बाद मैं आपको बयान सुनाता हूँ जहांगीर तरीन साहब का, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने बड़े करीबी इमरान खान साहब के, आज वो तनकीद कर रहे थे जो फैसले हुए थे गवर्नमेंट से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, आज जहांगीर तनकीद कर रहे थे उन फैसलों के ऊपर। वो क्या कह रहे थे, ज़रा ये सुने। हुकूमत का महंगाई जो नहीं कंट्रोल कर सकी उससे आवाम को बहुत तकलीफ है, और ये इस वक्त और सारे काम छोड़ के हुकूमत को सिर्फ़ और सिर्फ महंगाई को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। महंगाई कंट्रोल होती है सप्लाई और डिमांड से। वक्ती तौर पे अगर गंदम आ जाए बाहर से, चीनी आ जाए बाहर से, आ जाती तो इस वक्त इतनी महंगाई गंदम की और चीनी की ना होती। तो इन चीज़ों के अंदर मेरा ख्याल है बेहतर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। बेहतर पॉलिसी की उन्होंने बात की है। अब पॉलिसी है क्या है, क्योंकि हम तो जब पूछते हैं तो हमें बताया जाता है कि सब अच्छा है, आप क्यों इस पर कहते हैं कि सब नेगेटिव है। मैंने आपको गिनवा दिया जो चीज़ें कही जाती हैं अच्छी। जब मैंने पूछा कि क्या अच्छा है तो मुझे ये चीज़ें गिनवा दी गई। मेरे साथ यहाँ पर शमसुल इस्लाम खान साहब मौजूद हैं। आप कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स के इस पद से ताल्लुक़ रखते हैं, उसके अलावा माशी उमूर पर और अजनास के मामला पर भी नज़र रखते हैं। हमारे साथ डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब सीनियर माशी तज्ज़िया निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं, और हमारे साथ थोड़ी देर में अतीक मीर साहब भी होंगे कराची ताज इत्तेहाद के। मैं पहले शमसुल इस्लाम साहब से पूछना चाहूँगा, क्या हम जो है वो
वो $2 अरब एक्सपोर्टर जो आप KCCI से ताल्लुक रखते हैं, बात जो है ये आपको समझ में आप लोग अचीव कर रहे हैं $2 अरब। वो कहते हैं टेक्सटाइल, सीमेंट, स्टील और ऑटो कि ये तो अपनी फुल कैपेसिटी पे आ चुके हैं और वी आर अबाउट टू अचीव $2 बिलियन एक्सपोर्ट्स। इज इट ट्रू? देखें जी, अगर आप टेक्सटाइल के अंदर एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ देखें तो वो 12.5 बिलियन से बढ़ के नो डाउट 15.5 बिलियन तक चली गई है और उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट हुई है, इंडस्ट्री की एक्सपेंशन भी हुई है, टर्फ का एक बहुत बड़ा अमाउंट इंजेक्ट हुआ है। लेकिन टर्फ के अमाउंट में जो वैल्यूएडेड मशीनरी ज़्यादा आनी थी, जिसमें हमने ज़्यादा एक्सपेंशन करनी थी रेडीमेड गारमेंट्स की, उसकी बजाय हमारे लोगों ने यान बनाने का उसमें चले गए, क्योंकि यान जो है वो मेन उन लोगों का एक लॉबी होती है जो कंट्रोल करती है और प्राइसेस को बहुत ज़्यादा बढ़ाती है, तो जिस वजह से टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स को प्रॉब्लम आती थी, तो उन्होंने अब यान के ऊपर चले गए वो बनाने। तो हमें अब ये देखना है कि आज जो कॉटन के जो सिनेरियो चल रहा है, 115-16 के ऊपर आपकी कॉटन चली गई है न्यूयॉर्क में और बाकी सारी जगह आपको पता है कि कॉटन की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट से लिंक होती है। उसका इम्पैक्ट पाकिस्तान में यह आ रहा है कि पाकिस्तान में जो एक्सपोर्टर्स हैं उसका एक ब्लेंड है। चंद बड़े एक्सपोर्टर हैं जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स जो हैं वो छोटे एक्सपोर्टर्स हैं और जब रॉ मटेरियल महंगा होता है तो उनको जो है एक लिक्विडिटी क्रंच आ गया है। आज अगर यान का ट्राला दे तो वो 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ तक का उसका वो ट्राला चला गया एक, जिसकी वजह से उनकी जो है वर्किंग कैपिटल में प्रॉब्लम हो रही है और उनको ऑर्डर मीट करने में मुश्किल आएगी। अब आप ग्रोथ का साथ ही इस चीज़ का एडवांटेज एक और चीज़ का भी होगा कि जब प्राइस कॉटन की बढ़ती है तो सबसे ज़्यादा इस वक्त मैं समझता हूँ कि इसका बेनिफिट चाइना को जाएगा, जो चाइना के पास मास स्केल की मैन्युफैक्चरिंग भी है, फिर दूसरे कंट्रीज हमारे पास बांग्लादेश है उसका भी जाएगा, दूसरे और कंट्रीज हैं जो टेक्सटाइल के वियतनाम है, उन सबको जाएगा। हमारे यहाँ ये खुशफहमी की जन्नत है कि हम $2 अरब में पहुंचेंगे या ये हकीकतन सही एस्टिमेट तखमीना है? अगर आसान अल्फाज में देखो, कोई भी अगर इसके हिसाब से हिसाब लगा रहा है तो उनको ये देखना चाहिए कि IMF के साथ हमारा निगोशिएशन हो जा रही है और हमारे ऊपर फिर वो कॉन्ट्रैक्शन की एक पॉलिसी आएगी और हमें अपने टैक्सेस को बढ़ाना होगा, उसके हिसाब से हमें ड्यूटी ये सारी चीज़ें करनी होगी, तो उसका इम्पैक्ट नेगेटिव आता है। ग्रोथ जो है कॉन्ट्रैक्शन पॉलिसी को जब आप अपनाएंगे तो उसके ऊपर एक्सपोर्ट्स आपकी इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगी। मैं नहीं समझता कि $2 अरब, हाँ थोड़ा बहुत आपका इंक्रीज हो सकता है, लेकिन $2 अरब पर मंथ जो टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट ये बहुत बड़ा किसी ने लंबी छोड़ दिया, ऐसा मुमकिन नहीं हो रहा। ये लंबी, अच्छा कहा ये कहता है कि एक्सपोर्टर्स ही कह रहे हैं $2 अरब के, लेकिन आप कह रहे हैं कि लंबी छोड़ दिया है। फरूख सलीम साहब, अब जो एक बात शमसुल इस्लाम साहब ने इशारतन यहाँ पर कर दी है कि हम IMF के पास जाने लगे हैं तो वहाँ से चीज़ें कुछ और ख़तरनाक आने वाली हैं, तो उधर क्या होने वाला है ये भी हमें बताया गया हुकूमत की तरफ से। मैंने पूछा IMF से तो कहते हैं बड़े गुड नोट पर, जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ, बड़े गुड नोट पर हमारे टेक्निकल लेवल टॉक्स जो हैं वो इख्तिताम पजीर हुई हैं और अब एक अच्छी गुड नोट के साथ हम जा रहे हैं टुवर्ड्स पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात। तो वहां से क्या कोई नया बम, बिजली बम, गैस बम, पानी, क्या मतलब क्या आने लगा, पेट्रोल बम, क्या एक्सपेक्टेड क्या है आवाम के लिहाज से? फरूख सलीम साहब। देखिए, आपने अच्छी खबरों से शुरू किया। एक अच्छी खबर जो हकीकतन अच्छी खबर है जी, वो ये है कि हमारी रेमिटेंसेस जो हैं वो मुसलसल बढ़ रही हैं। 31 में भी इवन $32 अरब पे पहुंच जाएं, लेकिन उसमें तशवीश की बात ये बनती है कि 22 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है और हमारी मईशत जो है उसका तकरीबन, जो एक्सटर्नल मईशत है उसका तकरीबन मुकम्मल इन्हिसार जो है वो उन 80 लाख पाकिस्तानियों के ऊपर है जो बाहर काम कर रहे हैं और हमें पैसे भेज रहे हैं। आप अंदाजा कीजिए कि पूरा का पूरा मुल्क जो है उसका एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो नहीं बैठता अगर वो 31 या $32 अरब जो पाकिस्तानी बाहर काम कर रहे हैं वो हमें वापस ना भेजें। तो ये रियली ऐसा होना नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं। जो डॉक्टर साहब एक बात बता दें कि अगर ये जो एक एक्सपोर्ट्स का एस्टिमेट मैंने दिया था कि $30 अरब तक और रेमिटेंसेस का आप बता रहे हैं, तो क्या ये काफ़ी है हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट मैनेज करने के लिए, या हमें मुतमईन है? हुकूमत तो हमें कह रही है कि आप मुतमईन रहें, हम ये एक्सपोर्ट्स 30 पे ले जाएंगे और रेमिटेंसेस 30 पे आएंगी, हम करंट अकाउंट डेफिसिट को इंपोर्ट जो बढ़े मैनेज कर लेंगे, ये है मैनेजेबल आपको लगता है? हकीकत को जरा देख लीजिए कि माली साल 2013-14 अगर आप निकालें तो वहां पे हमारी तकरीबन $31 अरब की एक्सपोर्ट थी। आज हम जश्न मना रहे हैं कि देखिए हमने $31 अरब की एक्सपोर्ट कर डाली, यानी कि 7-8 साल पहले भी इतनी थी और उस वक्त हमारा रुपया था तकरीबन 80-85 रुपए का। आज हम ले गए हैं इसको 170 रुपए पे और एक्सपोर्ट का लेवल वही है जो आज से 7-8 साल पहले था। और 7-8 साल पहले बांग्लादेश जो है वो हमसे नीचे था, वो कहीं 27-28 अरब पे था, वो वहां से चला गया 40-45 पे और हम वहीं के वहीं हैं जो 7-8 साल पहले थे। तो एक्सपोर्ट की जो हकीकत है वो ये है कि एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रहे। अब टेक्सटाइल को अगर सेक्टर को आप सामने रख लें, अभी आपने उसका जिक्र किया, उस पर डिस्कशन भी हुई, ये हर 5-6 साल का एक साइकिल चलता है। हुकूमत टेक्सटाइल वालों को ताकत के टीके लगाती है
आप सोचिए कि हमने 400 अरब रुपए की सस्ती बिजली दी है टेक्सटाइल के सेक्टर को इस साल में। इनको तकरीबन 150 अरब की सस्ती गैस दी गई है। इनको तकरीबन 200 रुपए के सस्ते कर्जे, यानी कि 1% के ऊपर इनको कर्जा मिल रहा था, वो दिया गया है। तकरीबन 300 अरब रुपए की टैक्स की छूट दी गई है। और ये इतने ताकत के टीके लगाने के बाद इनकी कुछ एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ी है। अब ये हर 4-5 साल का साइकिल है। जब IMF आ जाएगी वो हमें कहेगी कि ये ताकत के टीके जो सब्सिडीज आप दे रहे हैं ये आप नहीं दे सकते, वो हम नहीं दे पाएंगे तो ये टेक्सटाइल का सेक्टर जो है ये इंटरनेशनली आलमी मंडियों में कम्पीट नहीं कर पाएगा। तो ये तो साइकिल चल रहा है, टीके लगाते जाएं तो ये कामयाब हो जाते हैं। आप टीके इनको लगाना बंद कर दें तो फिर ये वहीं पे आ जाते हैं जो उनकी पहली पोजीशन थी। अच्छा, IMF के साथ बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है सर। देखिए, फरवरी की 17 तारीख को हमारा टेक्निकल एग्रीमेंट हुआ था एक, जो वजारत खजाना हुकूमत पाकिस्तान ने IMF की टीम के साथ किया था। और उसमें 3 वादे किए थे हमने। उसमें हमने कहा था कि हम 900 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा कर लेंगे बिजली की मद में, और बिजली के रेट टैरिफ जो है वो 5 से 6 रुपए फी यूनिट बढ़ाए जाएंगे। हमने उनसे वादा किया था कि पेट्रोल और डीजल के ऊपर तकरीबन 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाया जाएगा, और उसके नतीजे में हम 610 अरब रुपया इजाफी इकट्ठा कर लेंगे। और ये 610 अरब की फिगर जो है ये अब अगर बजट खोल के देखें तो उसमें हमने दी है कि हम 610 अरब रुपया पेट्रोल और डीजल से इकट्ठा करेंगे। फिर हमने कहा था कि 1200 अरब रुपए के इजाफी टैक्सेस लगाए जाएंगे। अब ये फरवरी में हुआ, मार्च में ये वादे गए IMF के बोर्ड के पास, उन्होंने ये अप्रूव कर दिए, हमें $500 मिलियन मिल गया। और इस दौरान हमारा वजीर खजाना नया आ गया। अब वो जो नए वजीर खजाना साहब आए थे उन्होंने कहा कि मेरे पास तो एक जादू की छड़ी है, मैं टैक्स भी नहीं बढ़ाऊंगा और रेवेन्यू भी बढ़ा दूंगा। उन्होंने कहा कि मैं टैरिफ भी नहीं बढ़ाऊंगा बिजली का, और आपका जो खसारा है वो भी दूर कर दूंगा। तो मैंने बड़ा अरसा आलमी इदारों के साथ काम किया है। उनका तरीकाकार ये होता है कि अच्छा भाई, आपके पास जादू की छड़ी है, हम 6 महीने के लिए हट जाते हैं, हम अपना प्रोग्राम सस्पेंड कर देते हैं, आप वो जादू की छड़ी चलाएं अगले 6 महीने के लिए। अब वो जादू की छड़ी तो चली नहीं। वो 610 अरब रुपया जो हमने पेट्रोल और डीजल से इकट्ठा करना था, इसमें से मेरे सवाल है इस पे, लेकिन मैं इस ब्रेक के बाद आपसे पूछूंगा कि सवाल क्या है। और ये आपने जो बात की बड़ी अहम है, क्योंकि मैंने जो एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ साहब, तो मैं आप दोनों से वो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ ही कहा जा रहा है कि हमने ज़्यादा टैक्स इकट्ठा कर लिया। तो मैं पूछूंगा इस पर मजीद सवालात, कुछ हकायक बयान करते हुए। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में अहम तरीन तफसीलात हम जिक्र कर रहे हैं। IMF के साथ भी हमारे मुज़ाकरात हैं, पॉलिसी लेवल पे अब कहा जा रहा है कि जो आगे मामला जाने हैं टेक्निकल लेवल वाले जो है कहा गया कि गुड नोट पर हैं। फरोज़ सलीम साहब आप फरमाए थे, अतीक मीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके, खुशामदीद कहते हैं, कराची ताजिर इत्तेहाद के सरबराह हैं। मैं फरोज़ सलीम साहब आपसे पूछा था, क्योंकि आप मार्च वाला, तो उसमें हुकूमत ने ये कहा कि हुकूमत ये कहती है कि मार्च के अंदर हमें ये कहा गया था 2 चीज़ें करने को। एक कहा गया था कि आप सेल्स टैक्स में कुछ करें, चीज़ें एग्जेम्पशन को ख़त्म करें, और दूसरा यानी बढ़ाएं सेल्स टैक्स को, दूसरा बिजली कीमतों को बढ़ा दें। तो हमारे वज़ीर आज़म साहब ने कहा कि नहीं, ये जून जुलाई तक इसको डिले करो, जितना डिले कर सकते हो, कि कोविड की वजह से हालात ख़राब हैं। तो हमें फिर ये जो आप कह रहे थे ना, तो कि IMF ने कहा कि इतना 650 अरब पेट्रोल और ये सब, तो वो तो कहते हैं कि IMF हमें ये बता सकता है कि आपके अहदाफ क्या हैं, हमें तरीका नहीं बता सकता IMF। तो ये जो बात है, जब तरीका नहीं बता सकता और हमने अगर उबूर कर लिया, अपना टारगेट 180 अरब ज़्यादा अचीव कर लिया, तो IMF को तो खुश होना चाहिए कि ठीक है, हमने इतना टारगेट दिया था, उससे 200 अरब ज़्यादा आ गया। तो इसमें IMF को एतराज़ होना चाहिए क्या? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैंने IMF के जो एग्रीमेंट्स हैं बहुत सारे मुल्कों के साथ वो पढ़े हैं। उसमें IMF कहीं भी आपको ये नहीं कहता कि आप फलानी चीज़ बढ़ा दें, अब अपनी करेंसी गिरा दें, अब अपने बिजली के रेट बढ़ा दें। वो ये कहता है, जैसे पाकिस्तान को कहा जाता है कि भाई आप अपना खसारा जो है बिजली के शोबे में वो ख़त्म कर दें। अब हुकूमत अगर कामयाबी से चोरी रोक सकती है तो वो खसारा कम हो जाएगा, अगर हुकूमत कामयाबी से बिलों की वसूली कर सकती है तो वो खसारा कम हो जाएगा। जब उन दोनों जगह पे हुकूमत फेल हो जाती है तो फिर उसको टैरिफ बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि खसारा। सर, हुकूमत तो कह रही है हम कामयाब हो गए, हमने 85 अरब का सर्कुलर डेट 17 अरब रुपए कर दिया जो इस क्वार्टर में, तो कहते हैं हम तो कामयाब हो गए, ये तो हमारी स्ट्रेंथ है, हम इसके साथ जा रहे हैं IMF के पास बात करने। हकीकत तो ये है कि 2018 में जो गर्दिशी कर्जा था अगस्त के महीने में, वो तकरीबन 1100 अरब का था।
अब हमें बताया जा रहा है कि वो 2300 अरब पे पहुंच गया है। एक साल हमें उमर अयूब साहब अपनी वजारत के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे कि जो खसारा है वो हमने कम कर दिया है, इवेंचुअल रिजल्ट अच्छा निकलेगा। जो इवेंचुअल रिजल्ट निकलता है वो पहले से 2 गुना ज्यादा गलत निकलता है, गंदा निकलता है। तो फिर क्या इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही? इसके साथ साथ आप सोचिए कि एक जो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है वो है सियासी इंतखाब या सियासी गैर यकीनी की फजा। वो मईशत का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब ये पिछले 3-4 दिनों से जो कुछ हो रहा है इस्लामाबाद और पिंडी के दरमियान, आप सोचिए कि वजीर आजम साहब की तरफ से ये एक नया पंगा शुरू हो गया है कि वो DGISI साहब की नोटिफिकेशन निकलेगी या नहीं निकलेगी। ये एक सियासी गैर यकीनी में इसमें इजाफा हो गया है। अब आपने देखा, अभी आपने कहा कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो एक्टिव हो गए हैं, वो अचानक बाहर आ गए हैं, हुकूमत पे तनकीद कर रहे हैं। परवेज खटक साहब आपने देखा कि वो अपने 22 MNAs लेके पार्लियामेंट्री पार्टी से निकल गए थे। आज आपने देखा कि वो बलोचिस्तान में एक तहरीके अदम एतमाद जो है वो नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव हो गई है। तो ये साइकिल चल रहा है, इतना ज्यादा गैर यकीनी जो है सियासी निजाम में, वो फिर मईशत के ऊपर स्टॉक मार्केट पे आपने देखी होगी ना फरूख साहब में क्या हुआ है वहां पे भी? ये आज तकरीबन 700 पॉइंट है, जिसका मतलब ये है कि आप अंदाजा कीजिए तकरीबन $750 मिलियन का आज एक दिन में नुकसान हुआ है इन्वेस्टर्स को। एग्जैक्टली शमशेद साहब ये मुझे ये समझाया फॉर्मूला कि हमने 180 अरब रुपए जो है ज़्यादा जो अचीव किया, जिसमें हम अपना सीना चौड़ा कर रहे हैं कि हमारी सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, तो IMF ने तो हमसे सवाल उठा दिया कि ये तो इम्पोर्ट लेड है। ये क्या इम्पोर्ट लेड है? ये लोगों को समझाएं, ये हमें सीना चौड़ा करना चाहिए, ये डरने की बात है, क्या है ये? देखें, जो सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ कह रहे हैं वही सोर्स है, तमाम बुराइयों की जड़ वही है। जो इन्फ्लेशन आपके पास आया, आपने देखा कुछ महीनों पहले, जब बजट से पहले मई से ये स्टार्ट हुआ जर्नी कि करेंसी भी आपकी डिवैल्यू होना शुरू हो गई है और आपकी जो है महंगाई भी बढ़ना शुरू हो गई और आपके रेवेन्यू ज़्यादा होना शुरू हो गए। इनके पास सिंपल एक फार्मूला होता है, ब्यूरोक्रेसी को आप अब कई दिहाइयों से देख रहे हैं कि वहाँ पर करेंसी को डिवैल्यू कर दो, इंपोर्ट के ऊपर ड्यूटीज बढ़ा दो, टैक्सेस बढ़ा दो और आपकी ऑटोमेटिकली रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा। अब वो रेवेन्यू इकट्ठा करके अगर आपने इंपोर्ट्स के ऊपर जो है 51% से ज़्यादा टैक्स वहाँ इकट्ठा कर लिया है, और जो आपको मासिस को टैक्स करना है, जो एलीट कैप्चर है, उसको तो आपने अभी तक नहीं छेड़ा। आपका फ्लॉड टैक्सेशन का सिस्टम है, तो ये तो तबदीली करना था ना, यही तो तब्दील करना था कि यहाँ पर अमीर से अमीर होता जा रहा है और जो मिडिल क्लास है वो बेचारी पिसती जा रही है और नीचे गरीब से गरीब होती जा रही है। ये एक खतरनाक अलार्मिंग। मैं पढ़ा था 52% टैक्स जो है वो इंपोर्ट से आया है, जो ये बढ़े 52% जो है लास्ट जो फिगर आई थी उसमें 52% जो है इंपोर्ट के ऊपर टैक्सेस जो बढ़े हैं। तो आपका जब करेंसी डिवैल्यू होती है तो आपकी इंपोर्ट की वैल्यू बढ़ जाती है ऑटोमेटिकली, और इंपोर्ट वैल्यू बढ़ने का मतलब ये है कि आपको डायरेक्ट जो उसके ऊपर आप टैक्सेस कलेक्ट कर रहे हो, एट सोर्स आप सेल्स इकट्ठा कर रहे हो, आप उसके ऊपर ड्यूटी ले रहे हो इंपोर्ट की, वो सारी बढ़ जाती है और वो मेन चीज जो है इकट्ठा होकर आपके पास सरप्लस दिखा रहा है। लेकिन जो लोग जो एलीट कैप्चर है, जो कमा रही है, उसके ऊपर आप देखोगे तो आपके फाइलर्स पे जो ट्रिकी सिचुएशन है वो ये कि अगर हम इंपोर्ट $6.5 अरब आ चुके हैं, अगर हम उसे कम करते हैं तो फिर रेवेन्यू कलेक्शन भी कम हो जाएगा। तो फिर अभी हमें कह रहे हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्रिएट, हमें इंपोर्ट कर्टेल कर रहे हैं, कर्व्स लगा रहे हैं, नए कंट्रोल मेजर स्टेट बैंक अनाउंस कर रहे हैं, तो ये तो टैक्स भी गिर जाएगा। देखिए, यही तो मैं कह रहा हूँ कि ये हमेशा से इंपोर्ट्स फेवरेट रही हैं FBR की, क्योंकि वही उनको टारगेट अचीव करके देता है और इसके अलावा कोई वो नहीं है। ये आप अभी तक देखें कि मेजर्स आ रहे हैं, आपके FBR ने भी कुछ बातें की, कुछ स्टेट बैंक में भी बातें की, लेकिन आपको जो फिगर अभी सितंबर की आई है उसमें भी आपकी ग्रोथ इंपोर्ट्स बढ़ रही है और टैक्स भी आपका इकट्ठा हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है। इसका मतलब ये कि इसको तो ये इतना ज़्यादा आसानी से नहीं छोड़ेंगे। कुछ चीज़ों पर अगर आप करते हो तो आपका जो है टैक्स के ऊपर इतना लग्जरी आइटम जो देखें तो टोटल आपका जो इंपोर्ट का बिल आता है उसमें लग्जरी आइटम इतने ज़्यादा नहीं है। आपकी गाड़ियां नो डाउट वो बहुत ज़्यादा आ गई, उसके ऊपर आपने टैक्स कमा लिया, इकट्ठा कर लिया और बैलेंस ऑफ पेमेंट उससे आपका ख़राब हो गया, डेफिसिट आपका बढ़ गया ट्रेड का। लेकिन आइडियली जो काम करना चाहिए था कि जो एक्सपोर्ट्स को आपका रॉ मटेरियल सूट करता है, चाहे वो रॉ मटेरियल है या सेमी फिनिश्ड है या फिनिश्ड है, वो चीज़ें आपको उसके ऊपर ड्यूटी कम रखनी चाहिए ताकि आपको एक्सपोर्ट बढ़ाओ। एक्सपोर्ट के ऊपर आपने कोई तवज्जो नहीं दी, ये बाई नेचर ही आपकी ग्रो कर गई, क्योंकि आपकी करेंसी जो है 3 सालों में अगर आप देखें अराउंड 40% डिवैल्यू हो गई है। अच्छा, तो वो जो बाद एक जो लफ्ज़ कह रहे थे ना फरोज़ साहब कि जादू का चिराग है हमारे पास, हम टैक्स करें, तो वो यही था, यही जादू का चिराग होता है कि करेंसी को डिवैल्यू कर दो, इंपोर्ट आपकी ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जानबूझ के मतलब ये बिल्कुल महंगाई उन्हीं की हुई है। अतीमी साहब, क्या आवाम क्या कहती है? आप क्योंकि ताजिर हैं, सड़कों पे आप मेन बाजार में बैठे हुए, लोगों से मिलना जुलना रोज का आपका है, ये तो हम जो बातें कर रहे हैं ये जारी स्टाफ लेवल, पॉलिसी लेवल मुज़ाकरात जो हो रहे हैं, एक्सपर्ट, क्या इस वक्त आवाम क्या कह रही है महंगाई के ऊपर? देखिए, आवाम तो मैं समझता हूँ कि तारीख की बदतरीन महंगाई को फेस कर रही है। सही। और इसमें कई असबाब हैं जो महंगाई की बढ़ोतरी
आप देख रहे हैं। कुछ हुकूमती इक़दाम भी हैं, जैसे आप देखिए यूटिलिटी की कीमतें बढ़ती हैं, जिस तरह ये LNG CNG की कीमतें बढ़ गई, तो ये बराह रास्त अवाम इससे मुतासिर है, क्योंकि महंगाई का ये भी एक अहम सबब है। दूसरी तरफ जो एक मसनूई महंगाई के ज़िम्मेदारान है, वो एक बहुत बड़ा एक अफरीत है, उसे काबू पाना भी हुकूमत ही की ज़िम्मेदारी है, चाहे वो सूबाई हो या वफाकी हो। मैं देख रहा हूँ वो तमाम लोग दिन ब दिन ताकतवर होते चले जा रहे हैं, चाहे वो आटा माफिया हो, चीनी माफिया हो या दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी, बेसिक नीड्स के ऊपर एक बहुत बड़ा एक माफिया मुसल्लत हो चुका। उस नेटवर्क को, उस अफरीद को कौन तोड़ेगा? तो वादा तो यही करके आए थे ना ये लोग कि हम करेंगे, हम तोड़ेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे। देखिए, अगर आप उनके वादों पर जाएं तो वो तो एक तवील दास्तान है, दास्तान अमीर हमज़ा, उसको तो आप छोड़ ही दें। वो तो उनको अंदाज़ा ही नहीं था कि वो जिस दश्त में अब सफ़र करने जा रहे हैं उसमें कितनी दुश्वारियाँ हैं। ये आज मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि उन्हें कतन इस बात का 5% भी इदराक नहीं था कि हुकूमत संभालने के बाद उनके सामने किस किस्म के मसाइल होंगे। आज मैं देख रहा हूँ कि वो बेदस्त तो पा हैं। जितने भी इस मुल्क में अवाम को दुश्वारियाँ यानी दुश्वारियाँ में की तरफ धकेलने वाले लोग हैं, वो आज़ाद हैं। सही। और ये जो आप कह रहे हैं ना कि कारोबार के लिहाज से, ताजिर के लिहाज से अपना कारोबार सस्टेन करना, वो कितना मुश्किल हो चुका है अभी आप लोगों के लिए? देखें, दो मुश्किलात हैं, क्योंकि हम परचेज़र भी हैं जी, और हम एक यानी कारोबारी लोग भी हैं, यानी ट्रेडर्स भी हैं और हम परचेज़र भी हैं। हम आवाम भी हैं, हम ताजिर भी हैं। हमसे ये कहा जाए कि आप मज़ीद सेल्स टैक्स के निफाज में हुकूमत से ताउन करें, तो ये स्मॉल ट्रेडर्स तो ऐसा नहीं कर सकता, इसलिए कि कैसे मुमकिन है कि हम 18 से 20% अशिया की कीमतें बढ़ा दें सेल्स टैक्स की सूरत में, तो ख़रीदार भी तो हम हैं। मैं अगर एक सेक्टर पे किसी चीज़ को फ़रोख्त करता हूँ तो 50 अशिया मुझे अपने घर के लिए ख़रीदनी है, तो मैं तो इस गुनाह में शामिल नहीं हो सकता कि अवाम से रिटेल पर सेल्स टैक्स के ज़रिए मैं वसूली करूँ। ये जो पॉइंट ऑफ सेल के मामलात हैं, या जिस तरह ये लाजिम इस पर कोशिश की जा रही कई पहलुओं से कि हम ना सिर्फ सेल्स टैक्स में आएँ, बल्कि उससे भी एक दुश्वार, आप यूरोप में देखें, ये जो वैल्यू एडिड टैक्स है, ये क्या है? यानी हर फ़रोख्त पे टैक्स लेना है। इस 4% भी आपकी ग्रोथ नहीं है जी, और आप महंगाई की एक बहुत ही बड़ी मंजिल पर हैं। सही। और ये फिर आप मजीद उसको बढ़ाना चाहते हैं। एक लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ था यहाँ, स्टैगफ्लेशन, आपने ब्रेक के दौरान किया था। मैं समझूंगा वो क्या होता है कि वो हम आवाम को बताएं तो कि आगे होने क्या वाला है, लेकिन ये ब्रेक के बाद आता है नाज़रीन, फरूख साहब के और हमारे दो पैनलिस्ट हैं मौजूद, से पूछेंगे ये स्टैगफ्लेशन क्या होता है, क्या ये होने वाला है आसान अल्फाज में, क्या बेरोज़गारी बढ़ेगी, क्या महंगाई मजीद बढ़ेगी इस आने वाले साल में? इस ब्रेक के बाद जानेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और आज बेनकाब में कुछ अहम सवालात नाज़रीन हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल लोग हमसे पूछते हैं, ये सवाल लोग लिख कर भी पूछते हैं, कमेंट्स पे भी पूछते हैं, वैसे पूछते हैं कि आगे क्या होगा। हर एक के जहन में सवाल होता है। अभी मैं शमशुल साहब से बात कर रहा था ब्रेक में, तो उन्होंने कहा था आगे स्टैगफ्लेशन होगी। अब स्टैगफ्लेशन का मैं मतलब समझता हूँ बेसिक ले इकोनॉमी के स्टूडेंट के तौर पर कि ज़्यादा महंगाई होगी, कम ग्रोथ होगी, लेकिन शमशुल साहब हुकूमत तो कह रही है कि ग्रोथ ज़्यादा होगी। वो कह रही है हमारे एग्रीकल्चर की क्रॉप्स, आप वो कहते हैं हमारे एक्सपोर्ट्स, आप हमने बात भी की तफसीलन, कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स देखें, 4 इंडस्ट्रियों को नाम गिना देते हैं, ऑटो, सीमेंट, स्टील, कि हम तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स है। फिर आप कैसे कह सकते हैं स्टैगफ्लेशन होगी कि ग्रोथ कम होगी? देखिए, पहली बात तो ये है कि आपने सीमेंट की बात बताई कि सीमेंट की टोटल इंडस्ट्री बेस्ड किसके ऊपर थी? कोल फायर पे चल रही थी। कोल उसका इंपोर्ट होता था। आज कोल की प्राइस जो है वो $230-35 तक पहुंच गई है। इसका मतलब है वहाँ पर भी डाउनफॉल स्टार्ट हो गया, वहाँ पर भी डिक्लाइन शुरू हो गया। प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसके बाद ये कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को जो है वो वारे में नहीं आना शुरू हुई, बहुत ज़्यादा कीमतें बढ़ी। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जहाँ आप अगर सिर्फ उन नंबर्स को लेके चलोगे तो फिर तो आपको स्टोरी बनाने में बड़ी आसानी हो। लेकिन आप देखो ना दुनिया में क्या हो रहा है। अच्छा, राइस की बम्पर क्रॉप से वैल्यू चेन पे फर्क पड़ा? देखिए जी, राइस की बम्पर क्रॉप हुई,
लेकिन उसकी प्राइस अगर आज भी रिटेलर को 195 रुपये में बासमती मिले और 150 रुपये में जो सस्ता वाला बासमती चावल मिले और वो एक्सपोर्ट भी ना हो, तो ऐसी बम्पर क्रॉप का क्या फ़ायदा? आपने उसके अंदर भी इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट रिफाइनेंस इंजेक्ट कर दिया है कि अब वो होर्डिंग लोग कर लेते हैं और उसके अंदर जो 300 400 डॉलर पर टन पे बासमती के कमा लेते हैं। जब वो क्रॉप आती है तो $350 की होती है पैडी। अच्छा, ये जो टीके लगाए थे फरोज अली साहब कह रहे थे अभी कि टीके हमने टेक्सटाइल को लगाए, ये लगाने चाहिए थे नहीं लगाने चाहिए? लेकिन टीके इतने ज़रूरी नहीं थे, आपको सिस्टम को सही करना चाहिए था। आप सिस्टम कभी भी सही नहीं करते क्योंकि उसमें थोड़ा सा उनको मुश्किल हो जाती है और एक खौफ होता है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर के इसका हमारा रेवेन्यू कलेक्शन की सबसे प्राइम कंसर्न नंबर 1 प्रायोरिटी इनकी होती है कि जी आपको रेवेन्यू इकट्ठा करना ज़्यादा, और वो आपको इस दफ़ा टारगेट मिला था एम्बिशियस टारगेट, तो उसको पूरा करने की इन्होंने कहा कि जब इंजेक्ट करके एक्सपोर्ट। लेकिन आप देखोगे कि ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं आई एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट जो टेक्सटाइल की बढ़ी वो भी मेन वजह यही थी कि बहुत सारी दुनिया में मार्केट जो हमारे कंपेटिटर थे वो बंद हो गए थे, उनकी ओवर कैपेसिटी। मैं तो एक्सपोर्ट से पूछा, मैं तो कैपेसिटी कंस्ट्रेंट्स कह रहा था, क्यों कहते हैं फुल कैपेसिटी पे आ गए हैं, मतलब इतने ऑर्डर्स हैं, ऐसा है या ये वक्ती है, ऑर्डर पे आ गए हैं, लोगों को मिला, फैसलाबाद में ले लें, कराची में ले लें, लोगों ने काम किया, लेकिन उसके बाद अब वो प्रॉब्लम जो दूसरी शुरू हो गई है वो ये हो गई कि अब उनके पास लिक्विडिटी करंट शुरू हो गया। जब लिक्विडिटी करंट आएगा, अब डीटीआर जैसी एक स्कीम है कि आप इंपोर्ट करो और वैल्यू एड करके एक्सपोर्ट कर दो, वो बड़ों को चंद बड़ों को शूट करती है, लेकिन छोटे स्मॉल एंड मीडियम। तो आपको जो नजर आ रहा है स्टैगफ्लेशन, उसका मतलब ये है कि बेरोजगारी और बढ़ेगी? जी बिल्कुल, देखिए ना, आप जब ग्रोथ आपकी रुक जाए, अब आप टारगेट कर रहे थे कि अब 4% से भी ऊपर लेके जाते, 4.8 4.9 का स्टेट बैंक ने कहा 4.8%। देखिए, लेकिन अब जो सिनेरियो बना है, अगर आप देखोगे कि चाइना में एनर्जी क्रंच देख लो, आप LNG की प्राइसेस देख लो, जो फ्यूल की प्राइसेस कहाँ पहुंच गई हैं, तो अब आपके ऊपर जो ऊपर से आप सिस्टम को रिव्यू करने जा रहे हो IMF के साथ, तो आपके ऊपर उन्होंने लगाना है कि ये चीज़ें बढ़ाओ। जब टैक्स बढ़ाओगे, जब आप टैरिफ हाई करोगे एनर्जी का, तो ऑटोमेटिकली आपका काम स्लो डाउन होगा। जो हमने पिछले साल देखा था, जब आपका जो 13-13.25% पे चला गया, अब पहला इंडिकेशन आपको आया था 7% पे टैक्स कर दिया, उन्होंने कोई पॉलिसी 25 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, लेकिन वो एक इंडिकेशन है कि फर्दर फिर ये आगे नवंबर में जब आपका दोबारा मीटिंग होगी फिर आप उसको बढ़ा दोगे। मतलब वो जो जिसे हम रिवाइवल कह रहे हैं वो 4-5 महीने के लिए आया था, ये वक्ती था क्योंकि उस दौरान आप IMF के प्रोग्राम से निकल गए थे, जो निकल गए कोविड की वजह से। कोविड आपको एक तरह से ब्लेसिंग्स के तौर पे भी मिला है। यहाँ पर गरीब आदमी तो बर्बाद हुआ, लेकिन जो रेवेन्यू बढ़े हैं वो आपके कोविड में ही बढ़े हैं। उसके बाद आपको देखा कि आपके ऊपर वो सख्तियाँ नहीं थी जो IMF की थी। अब आपको दोबारा उस सिस्टम को करना होगा। आप असल में इकोनॉमी में क्या कर रहे हो कि जो रेवेन्यू है वो छन्नी में लेते हो, और छन्नी में लेके जब आप आगे चलते हो तो आपका रेवेन्यू ड्रेन हो जाता है, क्योंकि लॉसेज इतने ज़्यादा कर रहे हो। आपने पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस के ऊपर कोई जो नुकसान पे नुकसान करता जा रहा है उसका प्लग। अच्छा, एक सवाल है, मैं फरोज से आपने अभी जिक्र किया था कि आलमी अदारों को आप समझते हैं, मुझे बताएं कि ये आलमी इदारे चौथा फाइनेंस मिनिस्टर देखेंगे तो जो लेवल ऑफ ट्रस्ट है, ये क्रेडिबिलिटी का मैं लफ्ज़ अगर इस्तेमाल करूं, वो क्या होगा पाकिस्तान के साथ? वो कहेंगे यार इनका तो हर 6 महीने बाद नया वजीर खजाना आ जाता है 3 साल के अंदर, तो वो क्या लेवल होगा क्रेडिबिलिटी का, या वो क्या हमें किस तरह से सीरियस भी लेंगे नहीं लेंगे, क्या लगता है आपको? जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, आलमी इदारे जो हैं वो हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुआहदा करते हैं, वो वजारत खजाना के साथ मुआहदा करते हैं, वो किसी एक शख्स के साथ नहीं करते हैं। अब जब हमारे यहाँ तब्दीली आ जाती है, 4 वज़ीर खजाना बदले गए हैं, और अक्टूबर की 16 तारीख तक अगर शौकत तरीन साहब भी कहीं इलेक्ट नहीं होते तो वो भी डिमोट हो जाएंगे, वो भी फिर वापस मुशीर बन जाएंगे, और शायद हमें एक 5वां वज़ीर खजाना जो है वो चाहिए होगा। जो बुनियादी इशू मुझे सफान साहब नजर आ रहा है वो ये है कि पाकिस्तानी जो रह रहे हैं पाकिस्तान की ज़मीन के ऊपर, और हमारे फैसला साज जो हैं वो शायद किसी और दुनिया में रहते हैं। अगर हम पाकिस्तानियों से जब पूछते हैं, जब सर्वे होता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, तो 75% पाकिस्तानी कहते हैं कि वो महंगाई है, 70% पाकिस्तानी कहते हैं कि वो बेरोजगारी है, और जो हमारे फैसला साज हैं उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टीवी टॉक शो होस्ट, उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ट्विटर पे क्या हो रहा है, कि फेसबुक के ऊपर क्या हो रहा है। वो कहा यह जाता है कि आपको याद हो पिछले कोई हफ्ता भर पहले वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया कुछ घंटे के लिए वो ब्लॉक हो गया था, बंद हो गया। तो वो कह रहे हैं कि उस दौरान हुकूमत के सारे तरक्याती प्रोजेक्ट भी बंद हो गए। सही, ये कंसर्न ही नहीं है, तरजीहात में शामिल ही नहीं है ये तमाम मामला। मैं मीर साहब आपसे, क्योंकि उन्होंने अवामी सर्वे की बात की है, बिजली का जो बिल है, क्योंकि मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि खबर ये है कि वहाँ से प्रेशर आएगा बिजली की कीमतें और बढ़ाएं, कितना आप पे अभी है बोझ, इसका कितना इजाफा हुआ है इस बोझ में पिछले 3 साल? देखिए, कारोबार पर बहुत सारे अखराजात हैं जिसका बोझ है। सबसे बड़ा बोझ बिजली के बिलों का है, आपका घर हो या कारोबार हो। ये तो यूँ समझ लें कि डॉलर, पेट्रोल, बिजली का बिल
गैसेस, इसको तो पर लग गए और ये ही बड़ा सबब है। इसमें कुछ स्टेबिलिटी भी हो जाए, अगर ये इसमें कम से कम वक्फा तवील हो जाए तो भी चले। दुनिया में कीमतें बढ़ती हैं, लेकिन हमारे यहाँ यानी हफ्तावार 15 दिन के बाद इसमें जो तब्दीली आती है, यानी वो जो कहते हैं ना कि अभी हम संभल नहीं पाते कि फिर एक झटका आ जाता है। अब एक झटका आने वाला है सुना है अभी पेट्रोल और डीजल का। ये के बाद दिगरे एक नहीं, अभी तो देखें झटके झटके हैं। और मैं समझता हूँ कि अब भी, क्योंकि देखें हम जब तनकीद कर रहे हैं तो कुछ मशवरे भी होने चाहिए। मैं मौजूदा हुकूमत को आपके इस फोरम पे ये बात कहना चाहूँगा कि देखें पिछले 5 साल में एक अच्छा रुझान ये आया कि सनती यूनिट्स की इतनी बड़ी तादाद किसी हुकूमत में इसका तसलसल नहीं था। लोगों का रुझान बड़ा है, लोग इंपोर्ट में बहुत सारी मशीनरी लोग इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है कि लोग चाहते हैं कि वो सनती तौर पर आगे बढ़े। मराठी बुनियाद पे उनको इंटरेस्ट भी तो मिला ना, टर्फ की फैसिलिटी और ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन हुकूमत स्टेक होल्डर से, एक डॉक्टर भी मरीज की दवा तशखीस करने से पहले अलामात पूछता है। आप स्टेक होल्डर से तो पूछें